नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, जिसमें लगातार हम नशे के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए हैं और IBC 24 की नशे के खिलाफ इस जारी मुहिम में लोगों का भारी समर्थन है, लोगों की भारी सपोर्ट की बातें हम तक पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में राजधानी में नशे के एक एक अड्डे के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए नशे वाली पार्टी कराने वाले क्वींस क्लब और उनसे जुड़े रसूखदारों की हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाई। हमारी टीम ने क्वींस क्लब के रसूखदार संचालकों की जितनी अब तक पड़ताल की, हर कदम पर रसूख के दम पर नियमों की अनदेखी और सिस्टम की मिलीभगत के साफ साफ संकेत मिले। रसूखदार संचालकों का अब तक बचते रहना सबसे बड़ा सबूत। आज हम आपको क्वींस क्लब से जुड़ा सांठगांठ और जमीन की अदला बदली का एक बड़ा खेल सामने रखने वाले, जो फिर यह साबित करता है कि रसूखदारों और जिम्मेदार विभाग के चंद लोगों के बीच कितनी तगड़ी सांठगांठ है। किसी भी पीड़ित की शिकायत, कोई मोल इसका इस सांठगांठ के आगे नहीं दिखता। रायपुर के पुरैना में जब विधायक कॉलोनी और इसके लिए क्वींस क्लब बनाने का फैसला लिया गया, तभी जमीन की अदला बदली का ऐसा नायाब खेल खेला गया जो रसूख और सांठगांठ की अलग ही कहानी बयां करता है और बताता है कि क्लब और कॉलोनी के बनने के दिनों से ही इसमें रसूखदार और सांठगांठ का खेल खेला जा रहा है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया, उसे पूरा करने के लिए जगदीश अरोरा और हरबख्श सिंह बत्रा की जमीन लेने की जरूरत दिखाई गई। बोर्ड चाहता तो सीधे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके लिए 2006 में तत्कालीन सहायक अभियंता HK वर्मा ने जगदीश अरोरा को पत्र लिखकर जमीन अदला बदली का प्रस्ताव रखा और यहीं पर एक बड़ा खेल खेला गया। दरअसल जिस जमीन के लिए अकेले जगदीश अरोरा को पत्र लिखा गया, उस पर मोहनलाल अरोरा और सोमवती अरोरा का भी स्वामित्व था। भू अधिकार, ऋण पुस्तिका और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में बाकायदा तीनों के नाम दर्ज थे, लेकिन सहायक अभियंता ने कभी तीनों भूस्वामियों को पत्र नहीं लिखा, बल्कि जगदीश अरोरा को ही भूमि का अकेला मालिक मान लेते हुए साल 2015 में अधिग्रहित जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड ने अपनी बेशकीमती जमीन उसके नाम कर दी। ऐसा करना और करवाना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। खुद भूमि स्वामी मोहनलाल अरोरा ने 2013 में कलेक्टर के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। 2014 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे सुमित अरोरा ने हाउसिंग बोर्ड और पुलिस थाने की इस गलत काम की जानकारी दी, लेकिन रसूख और सांठगांठ के खेल के आगे कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। जगदीश लाल अरोरा द्वारा अपने को उस जमीन का एकल स्वामित्व बताते हुए उन्होंने एक कार्रवाई किया, जबकि उसमें के एक भूमि स्वामी मृत हो चुकी थी, सोमवती अरोरा, और जगदीश लाल अरोरा जीवित थी। जो अदली बदला हुआ एक्सचेंज डीड बनाया गया, उसमें उनका नाम नहीं लिया गया और न ही कोई सहमति ली। जानकारी हुआ तो हमने आपत्ति लगाया, हमारे पक्षकार ने। उस आपत्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में हमने जो एक्सचेंज डीड हुआ उसकी कापी निकाल के थाने में शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि मेरे ज़मीन में आप रास्ता बनाओ हाउसिंग बोर्ड जाने के लिए, कुछ जो भी आ रहा है आप बनाओ, और उसका जो शासकीय ज़मीन है वो मेरे को। वो ऐसे एक्सचेंज कोर्ट का आदेश है, फिर भी इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जांच करके तुरंत FIR दर्ज करके उसको पेश करना था। पुलिस, बोर्ड और जिला प्रशासन से निराश होकर सुमित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। JMFC कोर्ट में भी उसे निराशा हाथ लगी। उसके बाद उसने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ उसकी बात सुनी गई। सेशन कोर्ट ने माना कि 2 स्वस्वामियों की मृत्यु के बाद एक स्वामी द्वारा जमीन की अदला बदली का विलेख करा लेना स्पष्ट रूप से छल का अपराध बनता है, लिहाजा पुलिस FIR कर इसकी जांच करे। इसके बाद तेलीबांधा थाने में 2018 में जगदीश अरोरा और हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन सहायक अभियंता HK वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज 2 साल बाद भी इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी है। जगदीश अरोरा तो अग्रिम जमानत पर बाहर है, लेकिन अब तक HK वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के परिवार पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें बाद में विवेचना के दौरान जगजीत सिंह अरोरा का उसमें आरोप उन पर पाया गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी करके उनको जमानत पे छोड़ा गया है। और अभी जो बाकी मामला है वो अभी विवेचना में है। विवेचना के बाद जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। जाहिर है लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कानूनों को ठेंगे पर रखकर क्वींस क्लब के संचालकों ने वहां पार्टी करवाई, शराब पिलवाई, बार खोले,
लेकिन सब कुछ सामने होने के बाद भी जिला प्रशासन बाकी दूसरी कार्रवाई करना तो दूर, बार लाइसेंस तक रद्द नहीं कर सका है। अब नया खुलासा बताता है कि क्वींस क्लब के निर्माण के समय से ही कैसे और किस स्तर पर रसूख और सांठगांठ का खेल खेला गया है। इसमें रसूखदार तो शामिल है ही, अधिकारियों की मिलीभगत भी प्रतीत होती है और शायद यही रसूख और संरक्षण आज भी क्वींस क्लब के संचालकों को कार्रवाई से बचा रहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो रसूख के बलबूते पर सांठगांठ का खेल नया नहीं है, बहुत पुराना है। अब तक इनका बचना एक सबूत और दूसरा जमीन की हेरफेर या जमीन की अदला बदली में भी इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ। वैसे क्वींस क्लब का मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है और इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर कह चुके हैं कि अत्याचार अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मनेंद्रगढ़ में IBC 24 के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, सुनिए। देखिए, हमारी सरकार है, वो जहां भी अन्याय हो, अत्याचार हो या कोई अपने पहुंच जमाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राजेश राज जुड़े हुए हैं, संदीप शुक्ला जुड़े हैं, जो प्रतिदिन आपको पूरा अपडेट देते हैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ। पहले हम आज राजेश के पास चलेंगे। राजेश, पहले भी हालांकि आपने इस बात के संकेत दिए थे कि इस रसूखदार या रसूखदारों के इस क्लब में एक नहीं कई स्तर पर अनदेखी है, अनियमितताएं हैं और इन सब के पीछे प्रशासन के कतिपय लोगों के साथ में सांठगांठ है और काफी गहरी सांठगांठ है। बताएं इस बड़े खुलासे के बारे में, जो जमीन की अदला बदली एक्सचेंज ऑफर था, कैसे किया है? देखिए पुनीत, हम जो ये रिपोर्ट दिखाए हैं ये इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग, सरकार, शासन, प्रशासन सभी समझे और कम से कम ये जाने कि ये बातें पब्लिक में है, पब्लिक भी क्या सोचती है, आम लोग भी इस पे क्या सोचते हैं। और जो हम बार बार ये कह रहे थे कि क्वींस क्लब के संचालन में और लॉकडाउन के दौरान जो खेल खेला गया वो रसूख का खेल था। और ये रसूख का खेल सिर्फ इस घटना को लेकर के नहीं था, बल्कि जब से क्लब का निर्माण हुआ है, बल्कि उसके पहले से भी, जब इसका कॉन्सेप्ट हुआ तब से ये खेल खेला गया। और जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसकी शुरुआत 2006 से होती है, जब ये कॉलोनी का प्रोजेक्ट बना था और जब क्लब के निर्माण की आवश्यकता पड़ी थी। तो हाउसिंग बोर्ड को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उसमें 2 लोगों की निजी जमीनें भी आ रही थी। अब ये निजी जमीनें चूंकि उस प्रोजेक्ट में शामिल थी, तो सरकार के पास एक बहुत साधारण सा तरीका था कि जमीन अधिग्रहित करना, ये सरकार का काम था। प्रस्ताव हाउसिंग बोर्ड रखता और ये काम हो जाता। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने अपने स्तर पे इस जमीन के अदला बदली के प्रस्ताव को रखा और खुद अपनी तरफ से जमीन के मालिकों को प्रस्ताव भेजा कि आपकी जमीन की हमें आवश्यकता है, हमें दीजिए और आपके बदले हम एक जमीन देंगे। यहाँ पे भी एक बड़ा खेल था, उसकी रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। लेकिन जो ये आगे बढ़ी कहानी कि जगदीश चंद्र अरोरा और हरबख्श सिंह बत्रा, इन दोनों के नाम पे लेटर लिखा गया। जगदीश अरोरा के नाम पे जो पत्र लिखा गया उसमें यह पता चला कि उसमें 3 स्वामी थे, 3 भूस्वामियों के नाम पे ये जमीन थी, जिसमें मोहनलाल अरोरा और सेवंती अरोरा भी उसमें शामिल थी। लेकिन ये बातें चूंकि सरकार का हाउसिंग बोर्ड विभाग राजस्व के रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, मैं इस खेल को यहाँ पे इसलिए जोर देकर के समझाना चाह रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड सरकार का एक अंग है, उसे सारी प्रक्रियाओं के बारे में पता है। अगर वो निजी जमीन की अदला बदली या जरूरत पड़ रही है तो उसके रिकॉर्ड में ये जानकारी में थी कि ये राजस्व में किसके किसके नाम पे है, और राजस्व के रिकॉर्ड में साफ तौर पे 3 नाम दिख रहे थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने तीनों को कभी पत्र नहीं लिखा, सिर्फ एक को माना, जगदीश चंद्र अरोरा, और उससे ही पत्र व्यवहार किया। और धीरे धीरे प्रक्रिया चली। 2015 में जगदीश अरोरा के नाम पे जितनी जमीन ली गई थी उसके बदले उतनी ही बेशकीमती जमीन जो क्लब से बिल्कुल सटी हुई है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि उसके पहले ही जब ये बातें पता चली तो उसके जो 2 असल स्वामी थे, जो मोहनलाल अरोरा और सेवंती उनकी माँ है, जो जिनकी डेथ तो 2007 में ही हो गई थी। लेकिन अरोरा ने इस बात पे रखा, विरोध किया और कलेक्ट्रेट के पास इसके शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उनके बेटे ने बोर्ड को पत्र लिखा कि इस जमीन का स्वामित्व मेरे पिता के पास भी है, मेरी भी सहमति ली जाए और मुझे भी मुआवजा दिया जाए। लेकिन कोई बातें नहीं मानी गई और अंततः
एक व्यक्ति के नाम, जो जमीन 3 व्यक्तियों के नाम थी, जो 3 भूमि स्वामियों के अधीन थी, उसको एक का नाम मानना और एक का मान करके उसके बदले जमीन दे देना, ये एक बड़ा रसूख का खेल खेला गया। और रसूख का खेल इसलिए भी क्योंकि शिकायतें हुई, बोर्ड ने उचित कार्रवाई करना नहीं समझा। जब जानकारी आ गई थी, कलेक्ट्रेट के पास इस बात की आपत्ति आ गई थी, उस प्रक्रिया को रोकना था। पहली गलती बोर्ड ने की, जो तत्कालीन अधिकारी ने की। दूसरी बड़ी गलती कि राजस्व के रिकॉर्ड में आपने जमीन के मालिकाना हक को तो देखा होगा, फिर आपने एक व्यक्ति को कैसे जमीन का मालिक मान लिया। तीसरी बड़ी बात जो हमारी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटिव में आई है कि 2006 या 7 की एक जो कोर्ट की रिपोर्ट है, कलेक्ट्रेट की रिपोर्ट, उसमें भी उस जमीन के मालिकाना हक को 3-4 आदमियों के बीच में बताया गया। तब भी बोर्ड को समझ लेना था, तब भी उस पर रेक्टिफाई की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और हम तभी ये बार बार कह रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। रसूख के आगे, साठगांठ के आगे इतना बड़ा खेल खेला गया और सब जगह से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो स्वामी हैं, उसके बेटे ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे माना कि जो साक्ष्य है वो बहुत काफी है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के। वही पुलिस जो उससे पहले 2017 में 2 थाने की पुलिस लौटा चुकी है कि इसमें कोई अपराध हमें नहीं दिखता है, आप कोर्ट जाइए। और कोर्ट ने माना कि इसमें अपराध है, आप जांच करिए, जांच करके रिपोर्ट फाइल करिए। 2 साल से FIR होकर के पड़ी हुई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये खेल है रसूख और साठगांठ की। समझिए कि क्लब के निर्माण से समय अगर ऐसे खेल खेले जाते हैं तो उसके संचालन में कितना बड़ा खेल होगा और कौन कौन लोग शामिल होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। और यहां पर इस बात को भी कतई भुलाया नहीं जाना चाहिए कि ये जिस इलाके और जिन जमीनों की बात चल रही है, ये शासन प्रशासन के लिए, आपके हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही पॉश इलाका और बेशकीमती जमीनें हैं। इनको ऐसे ही किसी को दे देने का प्रस्ताव, 3 लोगों के नाम पर जमीन, उसमें से एक कोई प्रस्ताव भेजना और उसी को फायदा पहुंचाना, क्या ये साठगांठ नहीं है? कोई भी सामान्य तर्क बुद्धि वाला इंसान इसे अच्छी तरह समझ सकता है। ये रखने का मकसद केवल इतना, जैसा राजेश बता रहे हैं, कि समझ में आए कि रसूख और साठगांठ कहां तक और कितना सपोर्ट करती है। संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और संदीप ने आज फिर दिखाया कि एक तरफ तो साधुवाद पुलिस को के पूरा नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्शन छान मारा, 16 गिरफ्तारियां की, लेकिन अब भी लोकल गैंग बाज नहीं आने वाले। चाहे सट्टा हो, चाहे नशे के नए अड्डे हो, पूरी तरह से सेफली पुलिस की नाक के नीचे अब भी सब कुछ चल रहा है। संदीप बताएं। देखिए पुनीत जी, हम जिस जगह पे खड़े हैं आपको बता दूं सबसे पॉश इलाका है। सारे VVIP, चाहे वो मंत्री हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, यहाँ पर रहते हैं। और हमने यहाँ पर आज लाइव तस्वीरें दिखाई है कि किस प्रकार से नशे का अड्डा और सट्टे का अड्डा चल रहा था। ये बिल्डिंग आपको दिखा दे, ये PWD की बिल्डिंग है, सिरपुर भवन। इसके ठीक पीछे में जो है, पास ही जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम है। यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर ये नाला आप देख रहे हैं, इस पर लकड़ी का देखिए आप पाटा डाला हुआ है। तो कई 4 से 5 पाटे यहाँ पर है और अंदर इन पेड़ों का फायदा उठाकर अलग अलग जो तंबू बना लिए गए हैं और वहाँ पर जो है नशे का कारोबार चल रहा है, सट्टे का कारोबार चल रहा है। जबकि इससे ज़्यादा सुरक्षित इलाका हम नहीं मानते कि पूरे रायपुर में कहीं होगा। यहाँ से 300 मीटर पे देखिए आप CM निवास है, गृह मंत्री का निवास है, पुलिस के मुखिया DGP DM अवस्थी साहब का निवास है। यहाँ पर तमाम जो है VIP निवास है। उसके बावजूद यहाँ पर इस प्रकार का खेल चल रहा था। हम आए तो 30 से 40 लोग यहाँ पर थे, वो भागे हैं। हमने कैमरे में उसको रिकॉर्ड भी किया है। तो ये लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात और हमें तो जानकारी ये मिली सूत्रों से कि लाके नगर में जिला प्रशासन ने हमारी मुहिम के बाद जो पूरी नशे की बस्ती जो पूरी उजाड़ी थी, उसमें से कुछ लोगों को यहाँ लाकर बाकायदा षड्यंत्रकारी रूप से सेट किया गया, मतलब प्रायोजित रूप से यहाँ पर धंधा बैठाया गया है। जो लोग वहाँ पर विफल हो गए थे हमारी मुहिम के बाद, उनके बाद यहाँ पर जो है उनको सेट किया गया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जो है नशे के कारोबार पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सट्टे को वो बहुत हल्के में लेती है। लेकिन आप जब देखेंगे कि रायपुर के जितने तमाम जो बड़े बड़े गांजे के, सफ़ेद पाउडर के या कोकीन के या जो गोलियां आती हैं, जो बॉम्बे के बजाय जो नागपुर की तरफ से जो नशे का सौदा करते हैं और जो सबसे बड़े नशे के होलसेलर है रायपुर में, वो बहुत छोटे छोटे जगह से उठे हैं। आपको बता दें, शास्त्री मार्केट में या कहीं पार्किंग में वो पर्ची काटते थे, पहले वो सट्टा लिखने लगे, फिर नशा बेचने लगे, गांजा बेचने लगे, इस प्रकार से बढ़ते गए और आज वो शहर के लिए नासूर बन चुके हैं, होलसेलर बन चुके हैं ड्रग का।
चाहे वो कालीबाड़ी की बात करें, ईरानी डेरा की बात करें या मौधाबारा की बात करें, तमाम ऐसे अड्डे हैं जहां पर वो नासूर बनते जा रहे हैं शहर के लिए। आपको याद होगा एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो चंदा उगाही करती थी, वो भी ऐसी धीरे धीरे बढ़ी थी, लेकिन अंततः उसका जो है पुलिस ने जो उस गैंग को उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी की कमर तोड़ दी थी। उसी प्रकार से ये धीरे धीरे अपने पैर पसारते जा रहे हैं। तो पुलिस अगर इन जो छोटी छोटी लोकल जो गैंग है अगर उसको हल्के में लेगी तो कहीं ना कहीं ये नासूर बनेंगे। और हम तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि ये जो हमारे पीछे चौक है यहाँ पर तमाम जो है अधिकारी मंत्री, पीसीसी के अध्यक्ष रह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी मंत्री, तमाम मंत्री, गृह मंत्री तक का निवास यहाँ पर है। उसके 100 मीटर दूर पर यह अड्डा चल रहा है। तो आप या तो दो बात देखिए, या तो इनके मंसूबे इतने मजबूत हैं, इनको मालूम है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, या फिर इन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है कि तुम करो धंधा और तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। आप सोचिए बीच सड़क पे हम खड़े हैं, सड़क के किनारे 10 मीटर पे पूरा कारोबार चल रहा था, लेकिन पुलिस को शायद दिखाई नहीं देता। चलिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है संदीप। ये लाइव तस्वीरें आप दिखा चुके हैं और आपके साथ में हमने यहां पर दिखाया कि कैसे लोग भाग रहे हैं, कर्मचारी इसमें हैं, आसपास दफ्तर हैं, बड़े लोगों के बंगले हैं, पुलिस का मुख्यालय। इन सब के बाद इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ऐसे पॉश इलाकों में इतने सुरक्षित ठिकानों पर आप जगह बनाएं और अड्डा बना करके वहां पर शराब भी पिलाएं, नशा भी करवाएं और सट्टा भी खिलाएं? या तो फिर मिलीभगत है या तो फिर इनकी अनदेखी का एक तरह से लाइसेंस जो होता है इनको मिल रखा है। एक बार फिर राजेश के पास में चलेंगे, क्वींस क्लब के मामले में। राजेश, 2 साल तो हो गए शिकायत को किए हुए। जो 2 लोग थे उनमें से एक पक्ष लगातार कह रहा है कि इस मामले में कहां और कितना लूप होल है। लगता नहीं कि इस पर किसी का ध्यान है, जानबूझ करके दबाया छिपाया जा रहा, बचाया जा रहा। अब तो ये बात क्लियर है। देखिए पुनीत, कम से कम इस केस को जो हमने अभी रिपोर्ट दिखाई है उसे देख करके कोई भी समझ सकता है कि रस्सू का खेल किस रूप में है और कैसे बचाने का खेल हो रहा है। जिस पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि जिस दस्तावेज के आधार पे वो कह रही है कि हमें पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं है, उसी दस्तावेज को देख करके कोर्ट ये कह रहा है कि स्पष्ट रूप से ये छल का अपराध बनता है और आप इस पर FIR करिए और जाँच करके हमें बताइए, रिपोर्ट दीजिए, चालान पेश कीजिए। लेकिन वही 2 साल के बाद उसमें कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि पूरे खेल को लेकर के कहीं ना कहीं रस्सू का बहुत तगड़ा खेल है और इसमें जो लोग भी है उसको बचाने में कोई ना कोई सिस्टम जरूर काम कर रहा है। चाहे वो संरक्षण किसी बड़े अधिकारी का हो, नेता का हो, जो भी है, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन हम आप आम लोग एक बार में समझ लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी अनियमितता, इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे की जा सकती है, पुलिस को उसको समझने में इतना वक्त कैसे लग सकता है। और ये जो अधिकारी पर तो राजेश कोई कार्रवाई हुई नहीं, और जिस कैजुअल अप्रोच के साथ यह बताया जा रहा था कि अभी भी विवेचना जारी है, यह अपने आप में दर्शाता है कि क्या और कितनी ज़ील है इसको एक्शन में लाने के लिए, या कितनी ज्यादा उत्सुक है पुलिस इस काम को करने के लिए, यह स्पष्ट दिखता है। संदीप, जैसे एक ठिकाना अभी हमने दिखाया बहुत ही पॉश इलाके में, हमारी जानकारी के मुताबिक, आपकी जानकारी के मुताबिक और ऐसे कितने ठिकाने संचालित होंगे जो अभी नाक के नीचे चल रहे हैं? देखिए 50 ठिकाने हैं जो आंख से दिखते हैं, बिल्कुल हम नामजद कह सकते हैं। कालीबाड़ी हमने बताया था, पंडरी जो नया फ्लाईओवर बना है जो एक्सप्रेसवे वाला, उसके नीचे चल रहा है, अनुपम नगर में चल रहा है, ईरानी डेरा में चल रहा है। इसके अलावा जो प्रयास हॉस्टल है जहाँ पर नया BSU पे कॉलोनी है वहाँ पर चल रहा है, सरोना में चल रहा है, उर्ला में। ऐसे नाम गिराते जाएंगे तो हम ये एपिसोड कम पड़ जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात है, ये थानों से कुछ मीटर की दूरी पर ही रहते हैं। शायद इन्हें लगता है कि ये सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं करेगा कि ऐसा जो है कारोबार यहाँ पर चल रहा है। जिस जगह पर आदमी देखिए सिग्नल तोड़ने से डरता है VIP इलाके में, वहाँ पर इस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे कहते हैं कि VIP क्लब जो रोड है वहाँ पर जैसे काम चलता है, अवैध काम चलता है, तो हम कहते हैं रसूख का काम। लेकिन इसमें रसूख के साथ साथ कहीं ना कहीं संलिप्तता है, मिलीभगत है और हिस्सेदारी है। चाहे वो क्वींस क्लब का मामला जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड और आबकारी विभाग कर रहा है, इसमें रसूख तो है ही, इसमें लगता है कहीं ना कहीं हिस्सेदारी भी है, तभी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि क्यों ना माना जाए कि इसमें कट है, क्यों ना माना जाए कि इसमें हिस्सेदारी है, क्यों ना माना जाए कि इसमें संलिप्तता है, क्योंकि ये नाक के नीचे आंख के सामने जारी है। आज संदीप ने नाम लिए हैं, कल उन ठिकानों पर जाकर तस्वीरें भी दिखाते हैं। ऐसा अब तक हम करते आए हैं इस मुहिम के तहत और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचते रहेंगे। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? संलिप्तता के चलते, दबाव के चलते, किसी के कहने पर, जबकि प्रदेश के मुखिया बार बार कह रहे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा।
कब तक इन पर कार्रवाई होती है, तब तक हमारी नजर हम बना के रखेंगे और हर एक पहलू आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहे। राजेश, संदीप, आप दोनों का भी शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।